पहला चीज कि पहले लोग ज्यादातर आदत कि अगर एफ मैक्स चाहिए और एन बराबर जी के बार बार, और उसको यहाँ पर एम जी, लेकिन ध्यान देना यहाँ पर जो नॉर्मल फोर्स होगा वो एम जी वाला पार्ट नहीं होगा। नॉर्मल पास में नॉर्मल फोर्स मतलब इसका जो है इधर की तरफ कोई मोशन हो रहा है क्या? बोलो। सही हो रहा है। तो यहां पर n बराबर क्या आ जाएगा 400, जबकि इसके ज्यादातर के बराबर था, लेकिन यहां पर नहीं होगा। पहला चीज। दूसरा बताओ, अगर तुम्हें सीमांत घर्षण मालूम करना है तो म्यूएस इंटू एन, म्यूएस का वैल्यू 0.1 इंटू एन का वैल्यू 400 हो जाएगा। तो ये इसके बराबर होगा। इधर नेट फोर्स 0। पता है यहाँ बाहरी बल कौन होगा? यहाँ पर है वो हो बनाओगे तो एफबीडी में 20 नीचे आएगा एमजी गुरुत्वाकर्षण बल है 20 वाला, तथा ये है उसके समांतर 20 है, मतलब यही क्या होगा? बाहरी बल होगा। अब पता कर लो। देखो ये है सीमांत घर्षण 40 है, बाहरी बल 20 है। सीमांत घर्षण ज्यादा है, बाहरी कम है, बाहरी कम तो खींच ही नहीं पाएगा। एफ मैक्स से वह नहीं चलेगा। हम लोग क्या बोलते हैं जब वस्तु नहीं चलता है? तो फ्रिक्शन फोर्स बराबर बाहरी के बराबर अध्ययन में विपरीत। नोट कर लो। अच्छा, हम लोग अब हल करते हैं। चलो मैच कराना के लोग आंसर आया है। देखो इधर अब हम लोग तरीका बताओ हल करने का। बोलते जाओ, एकदम सिस्टमैटिक बोलो, एकदम कि किसके बाद क्या करना है, किसके बाद क्या करना है। सबसे पहले तो उसके ऊपर लगने वाले जितने भी फोर्स है उसको दिखा दो। तो देखो 12 न्यूटन का बल इधर लग गया, सॉलिड सॉलिड को धक्का देगा, ये इधर लगा देगा बल, इसको नाम दे दो एन। इसका 2 kg का mg नीचे लगेगा 20, और एक 20 ये है। और भी कोई बल लगता हो तुम्हें दिख रहा है क्या? फ्रिक्शन फोर्स को भी छोड़ दो, क्योंकि वो हम लोग स्टेप वाइज फ्रिक्शन फोर्स का दिशा दिखाएंगे, अभी तुरंत नहीं दिखाएंगे, उसका कुछ तरीका होता है। तुम्हें पहले इसके बारे में मालूम चल जाए कि सीमांत घर्षण क्या है, और जिससे ये मालूम है बल हम लोग के हिसाब से कौन सा बल बाहरी बल सॉल्यूशन के लिए मानते हैं के। देखो ध्यान देना, बताओ वस्तु किधर चल सकता है? अगर चलना चाहे है तो बोलेंगे ऊपर नीचे, इधर चल सकता है। जब इधर चल सकता है तो ये जो किसी एंगल पर लग रहा है इसका दो कंपोनेंट तोड़ो। 37 है ना, तो इसका दो कंपोनेंट, एक इधर आ जाएगा। देखो दिशा इधर है, इसका कंपोनेंट का भी दिशा इधर और इधर आएगा। क्योंकि दिशा इसका इधर है तो कंपोनेंट का दिशा इधर और इधर आएगा। जो इसका इधर आ रहा है क्योंकि थीटा से लगा हुआ है, तो 20 cos 37 ये 0.8 होगा, आ जाएगा 16। इधर वाले दिशा में ऐसे टूटेगा 20 sin 37, और sin 37 का मान हो जाएगा 0.6, 20 से गुणा करेंगे आ जाएगा 12। क्या उसको भूल जाओ। अब ये लंबवत दिशा में लगा
तो सभी के सभी बल सतह के नॉर्मल करके पहले उसका निकाल लो, क्योंकि फॉर्मूला होता है म्यू एस इंटू एन। बताओ नॉर्मल फोर्स वाली दिशा में कितने बल लग रहे हैं? दो बल, एक 16 और एक एन। तो एन इधर हो गया, 16 इधर हो गया, दोनों बराबर कर दो तो एन बराबर 16। अब देखो यहां पर म्यू एस का मान 0.1, एन का मान 16, यह आ गया 1.6 न्यूटन। ये कौन है? सीमांत घर्षण। अब बाहरी बल कैसे पता करते हो? बाहरी बल जो सतह के समांतर है, पता करो सतह के समांतर कितने बल लग रहे हैं। देखो ध्यान से, कितने बल लग रहे हैं? 3 बल। कौन कौन से बल ऊपर लग रहा है? 2 बल। कौन कौन सा? 12 और 12। देखो ये वाला भी 12 ऊपर लग रहा है, ये वाला भी 12 ऊपर। जो जो ऊपर लगे उसको जोड़ दो, तो 12 12 24 हो गया। कौन सा बल लग रहा है? 20 वाला। तो ऊपर की तरफ 24, नीचे की तरफ 20 हो गया। तो बाहरी बल हो जाएगा ऊपर वाला बल माइनस नीचे वाला बल, और ये हल करो 4 न्यूटन आ गया। सब सिस्टमैटिक है, हम कुछ भी नया कर रहे हैं। जो जो हम बोल के शुरू से कराते आ रहे हैं इस चैप्टर में, हम वही वही सब बात दोबारा दोहरा रहे हैं, कुछ नया नहीं हम कर रहे हैं, ध्यान देना। अब कंपेयर करो, चलेगा कि नहीं चलेगा वस्तु। कंपेयर करने का तरीका क्या होता है? बाहरी बल सीमांत घर्षण को देखो, कौन ज्यादा कौन कम है। देखो बाहरी बल कम है कि ज्यादा? अब बाहरी बल ज्यादा होता है तो बाहरी बल ज्यादा तो चला देगा, बाहरी बल ज्यादा तो चला देगा। इसका मतलब यहां पर ध्यान देना, नेट सेल में बाहरी बल का दिशा किधर है? ऊपर 4 न्यूटन। तो फ्रिक्शन फोर्स जो सतह के द्वारा वस्तु पर लगेगा वो नीचे आ जाएगा 1.6 न्यूटन। और बताओ यहां से द्रव्यमान कितना है? 2 केजी। त्वरण किधर होगा? ऊपर। देखो जिधर त्वरण होगा उधर का बल ज्यादा, उसके उल्टा फोर्स कि एफ मैक्स क्या होगा? कम। बाहरी बल से वस्तु चलेगा तो लगेगा म्यू के इंटू क्या? एन, एफ के बराबर। बताओ म्यू के कितना है? 0.09। और एन कितना होगा? एन कितना है? 16। एन 16 है ना, इसको थोड़ा मल्टीप्लाई करो, कितना आ रहा है? 1.44 न्यूटन आ गया। बस हो गया। तो यहाँ पर जो आएगा 1.44 आएगा। अब देखो ध्यान देना, तो यहाँ पर फ्रिक्शन फोर्स कितना लगेगा सतह द्वारा वस्तु पर? 1.44। पहला तो आंसर ये हो गया। त्वरण कितना आएगा? त्वरण लाने के लिए जिधर त्वरण उधर का बल ज्यादा, तो 4 माइनस 1.44 बराबर ma 2a। यहाँ से हल कर लो, a बराबर आ जाएगा 2 माइनस 0.72। देखो सही है, 2 से डिवाइड कर दिया दोनों में, 2 से डिवाइड कर दिया दोनों में, तो ये आ जाएगा। इसको घटा लो तो आ जाएगा 1 पॉइंट कितना? 18। 1.28 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये उसका त्वरण आ जाएगा। ऐसे समझो, मान लो ये वस्तु हो गया कोई, देखो हम इस रजिस्टर को ऐसे झुकाना शुरू करते हैं। देखो ये तो कमी पर चलना शुरू कर दे रहा है। देखो अभी देखो ये 36 दिशा में रजिस्टर है, देखो झुकाना शुरू करते हैं, देखो चलना शुरू कर दिया ना वो। तो ये जो 36 के साथ 36 ये होगा, ये जो कोण बना रहा है उसी कोण पर ये वस्तु देखो फिसलना शुरू कर दे रहा है। तो जिस पर ये फिसलना शुरू कर रहा है करके बोल रहा है इस वस्तु और घर्षण गुणांक कितना होगा। इसमें तुरंत फिसलना शुरू कर दे रहा है, देखो इसमें जल्दी फिसलेगा नहीं। देखो देखो अब चलना शुरू किया, चलना शुरू किया, वो दे दिया थीटा। तो बोला है इसके बीच और इसके बीच घर्षण गुणांक कितना होगा। क्लियर ना? देखो इसको कैसे हल करेंगे, ध्यान सुनना। तो
देखो, मान लो शुरुआत में रजिस्टर ऐसे था, इसके ऊपर वस्तु ऐसे रखा हुआ था। अब इस रजिस्टर को थोड़ा झुकाया गया ऐसे थीटा 1 पर, अभी भी वस्तु नहीं चला। थोड़ा और झुकाया गया थीटा 2 पर, वस्तु नहीं चला। जैसे ही थोड़ा और झुकते हैं, फाइनली थीटा वाले कोण पर न थीटा 1 शुरू, जब थीटा बन गया तो चलना शुरू किया। तो ध्यान देना, थीटा है ये देकर के बीच का म्यू पूछ रहा है कैसे हल कर। अब हम लोग ध्यान लगाएंगे कि क्या तरीका होता है क्वेश्चन हल करने का। और पहली बात कि क्वेश्चन को पढ़ करके जो एक स्टेटमेंट लिखा है कि इस थीटा पर ये चलना शुरू करता है, तो ये बताओ पहले कि जब वस्तु चलना शुरू करता है तो कौन किसके बराबर होता है। ये अभी तक 2-3 क्वेश्चन ऐसा करवा चुके हैं जिसमें कि ये बातें हम बोले हैं कि कोई वस्तु चलना शुरू करता है तो उसका पहचान क्या होता है। उसका पहचान होता है बाहरी बल और सीमांत घर्षण दोनों बराबर होते हैं। वहीं ऐसा केस होता है जिसमें कोई भी वस्तु फिसलना शुरू करता है, चलना शुरू करता है। बस में आ रहा है। दूसरा चीज ये बताओ, तो जब एफ मैक्स सीमांत घर्षण किसके बराबर होना चाहिए, बाहरी बल के। अब हम लोग यहाँ पर ये सीखना है कि बाहरी बल निकालने का तरीका क्या होता है और सीमांत घर्षण निकालने का तरीका क्या होता है। तो घर्षण को क्या होता है, म्यूएस इंटू एन, म्यूएस को म्यू मान इंटू एन। अच्छा, तो एन कैसे निकालते हैं, तो ध्यान देना, सतह के लंबवत एन लगता है। एन हमेशा जो सतह है उसके लंबवत एन लगता है। बता, इसका एफबीटी बनाओगे तो एक तो नॉर्मल हो गया, दूसरा क्या लगाओगे बताओ, एमजी लगाओगे। फ्रिक्शन भी आएगा, लेकिन फ्रिक्शन अभी पहले वाले एफबीटी में नहीं बनाते, उसको एक दो स्टेप और आगे बढ़ते हैं तब फ्रिक्शन का दिशा क्लियर होता है। जब फ्रिक्शन का दिशा क्लियर होता है तब जाकर उसको लगाते हैं। तो ध्यान देना, दो बल तो लग गए। बताओ सभी बल को, पहला ये हो गया, बताओ देखो पहचानो वस्तु का त्वरण किधर हो सकता है, ये बताओ, मतलब फिसल किधर सकता है। तो स्वाभाविक सी बात है जब भी फिसलेगा इस दिशा में फिसलेगा। अगर फिसला तो बताओ, ये जान करके कि फिसल इधर सकता है, उसके बाद हम लोग अगला स्टेप क्या आगे बढ़ाते हैं, जितने भी बल होंगे सभी को फिसलने वाली दिशा में तोड़ते हैं और उसके लंबवत तोड़ते हैं। ये नियम होता है। तो देखो, नॉर्मल फोर्स तो पहले से लंबवत दिशा में टूटा हुआ है, लेकिन जो mg है ना वो इस दिशा में टूटा है ना उसके लंबवत दिशा में टूटा है। तो पहला काम ये करो कि mg का दो कंपोनेंट तोड़ो, एक लंबवत और एक उसकी दिशा में। तो बताओ, ध्यान देना, ये थीटा 90 माइनस थीटा, तो ये क्या हो जाएगा थीटा। तो mg का थीटा की तरफ क्या आता है, mg cos थीटा आता है, और इधर की तरफ क्या आएगा। और ये पहली बार नहीं लिखवा रहे हैं, इसके पहले ऐसा क्वेश्चन करवा चुके हैं न्यूटन्स लॉ वाले चैप्टर में, तो वहां पर हम तोड़वाना सिखाए थे, दोबारा एक बार और बता दिए। अब ध्यान देना, बताओ चलने वाले दिशा के जो लंबवत बल लग रहा है वो कौन कौन है, एन और mg cos थीटा। चूंकि इधर तो चल नहीं सकता, क्योंकि सतह चलेगा नहीं, तो बताओ टोटल फोर्स क्या हो जाएगा, 0। इसका मतलब ये हुआ कि जितना ऊपर बल लग रहा है उतना नीचे बल लगेगा। एन बराबर क्या हो जाएगा, mg cos थीटा। बस यही तो मैं चाहिए था सीमांत घर्षण मालूम करने के लिए, बस हो गया। देखो, यहाँ से n का मान यहाँ रखो, म्यू mg cos थीटा, यही देखो आ गया सीमांत घर्षण। अच्छा बताओ, जब वस्तु फिसलने वाला होता है तो कौन किसके बराबर, एफ मैक्स सीमांत घर्षण बाहरी बल के बराबर। यहां पर कोई बाहरी बल तुम्हें दिख,
मतलब बाहरी बल का पहचान क्या होता है? वो सभी फोर्स जो सतह के समांतर होते हैं वो बाहरी बल वाले कैटेगरी में हम लोग लेते हैं। बताओ सतह के समांतर कौन सा बल है? इसका कि अब यहां से एक्स का वैल्यू आ गया म्यू एम जी कॉस थीटा और बाहरी बल आ गया एम जी साइन थीटा। अच्छा बताओ ये किस दिशा में लग रहा है? इस दिशा में। और सीमांत घर्षण किस दिशा में लगेगा? वो लगेगा इस दिशा में। क्योंकि दोनों सीमांत घर्षण बाहरी बल के बराबर हो गया, इसका मतलब ये है कि वस्तु अब फिसलना शुरू करेगा। अब वस्तु क्या करना शुरू करेगा? फिसलना। बराबर कर दो, बराबर कर दिया। अब बताओ यहां से mg से mg क्या हो गया? कैंसिल। देखो यहां से अब बताओ म्यू बराबर tan थीटा, म्यू बराबर tan थीटा आ गया। तुम्हें क्या चाहिए था? क्या चाहिए? यही चाहिए ना? आ गया। मतलब जिस एंगल पर चलना शुरू किया उसी का tan वैल्यू ले लो, वहीं उसका घर्षण गुणांक हो जाए। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो ध्यान देना, इधर ध्यान दो। जैसे तुम्हें अगर एक्सपेरिमेंट करके अगर तुमसे ये पूछ दे कोई कि मान लो ये जो है कोई सतह हो गया, इसके ऊपर ये रख करके तुमसे ये पूछना चाहे बताओ इनके बीच का म्यू का मान कितना होगा, बताओ उसके लिए तुम क्या करोगे? थीटा कैसे निकालोगे? तो अब ध्यान देना, ऐसे रखा हुआ है, अब तुमसे पूछ दिया प्रैक्टिकली, एकदम प्रैक्टिकली ऐसे बोले बताओ इनके बीच का म्यू बताओ, कैसे मालूम करोगे? एकदम एक किनारे में रखे हुए यहाँ पर जो है, या कहीं भी रख दो। इसको मालूम करने का तरीका ये होगा कि तुम इसको ऐसे इंक्लाइन करते जाना। क्लियर ना? देखो अभी चला शुरू किया ना, ऐसे इंक्लाइन मत करो, यहां पर कर देखो ऐसे। ये जैसे जो है ये क्या हो गया? ये क्षैतिज वाला लाइन हो गया, क्षैतिज वाला। अब इसको यहां से ऐसे इंक्लाइन करना शुरू किए। देखो अभी चला ना, ये टिक कर लो। क्लियर? अब देखो तुम्हारे पास स्केल तो होगा ना, स्केल से इसको माप लेना, स्केल से इसको माप लेना कितना होगा। फिर उसके बाद देखो देखो इसी पे चलना शुरू किया है, वो जहां पर चलना शुरू किया वो टिक कर लेना ऐसे। स्केल से इस वाले लाइन और ये जो पॉइंट टिक किए थे उसको तुम स्केल से ऐसे मेजर कर लेना। बस में आ रहा है? जब इसको स्केल से मापे तो ये कितने का मिला? मान लेते हैं 6 सेंटीमीटर का। ये 6 सेंटीमीटर का मिल गया। जब इसको इंक्लाइन करके यहां पर लाए थे, ये मिल गया मान लो 2 सेंटीमीटर का। तो बताओ यहां पर जो है या ऐसे ही ना झुका रहेगा, ऐसे ही। यही ना होगा? अब बताओ ये जो कोण बनेगा वो थीटा हो गया। अब तुम्हें क्या चाहिए? म्यू चाहिए ना, यहाँ का म्यू चाहिए ना। बताओ म्यू किसके बराबर होता है? tan थीटा के बराबर होता है। तो बताओ tan थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे आधार। इसका लंब कितना आ गया? 2। इसका आधार कितना आ गया? 6। ध्यान देना tan थीटा बराबर 1/3, मतलब म्यू बराबर 1/3। म्यू का वैल्यू मिल गया। बात समझे कि नहीं? तो इसको लिख लो, ध्यान देना। क्वेश्चन एक लिखना है, इसको क्वेश्चन के रूप में लिख लो। क्वेश्चन लिखो, तो देखो क्या करेंगे, ध्यान देना। क्योंकि tan थीटा निकालना है तो सबसे पहले ये निकाल लो, ये कितना हो जाएगा? तो देखो कॉर्ड का स्क्वायर
माइनस लंब का स्क्वायर, ये आ जाएगा। देखो 36 में से 4 गया कितना, 36 में से 4 गया कितना हो जाएगा 32, रूट में 32 ना, ये कितना आ जाएगा 4√2 ना। और देखो ध्यान देना, तो tan थीटा बराबर हो जाएगा, सोल्यूशन है इसका, tan थीटा निकालना था तो 4√2 कितना आ जाएगा, ये 2/4√2, ये आ जाएगा 1/2√2, ये इसका सोल्यूशन होगा। ध्यान देना, रजिस्टर को इंक्लाइन करके 2 सेंटीमीटर ऊपर ले आते हैं, इसका लंबाई 6 सेंटीमीटर है, तो पहले आधार निकालो पाइथागोरस से। जब आधार आ जाएगा तो चूंकि हमें मालूम है कि म्यू बराबर क्या होता है, म्यू बराबर होता है tan थीटा, तो म्यू बराबर tan थीटा होता है, तो 2/4√2 कर दो तो 1/2√2 आ जाएगा। तब ध्यान देना, जैसे मान लो ये जो है 2 सेंटीमीटर ऊपर ऊपर उठाया जा रहा है, तो 2 सेंटीमीटर बहुत बहुत कम हो गया ना, ये पूरा 100 होगा, तो 100 के तुलना में 2 सेंटीमीटर बहुत कम हो जाएगा। तो देखो ये ऐसा सरफेस बन जाए, बहुत कम इंक्लाइन, बहुत कम झुका रहेगा ऐसे। तो अब ये तुम्हें मालूम है कि नहीं मालूम, अगर नहीं मालूम है तो पहली बार हम बता रहे हैं, इसको फिजिक्स में ध्यान देना। होता क्या है, लिमिट जब तुम लोग पढ़ाया जाएगा तो लिमिट वाले चैप्टर में ये बताया जाएगा साइन थीटा का मान थीटा के बराबर और उसका मान लगभग लगभग tan थीटा के बराबर होता है जब थीटा 10 to 0 होता है। थीटा 10 to 0 का मतलब हो, तो पहली बार बता रहे हैं इसको, जब लिमिट वाला चैप्टर पढ़ाया जाएगा फिजिक्स में सारे जगह तुम्हें जरूरत पड़ेंगे। साइन के बराबर होता है, हमसे ये प्रूफ तुम्हें मिलेगा, उसका डिटेल मिलेगा तुम्हें, वो पढ़ना ही होता है पूरा लिमिट में। फिलहाल अभी तुम क्या जानते, बहुत छोटा होता है तो साइन लिख लो, क्योंकि कई जगह ये यूज पड़ेगा। जैसे साइन 1 डिग्री का वैल्यू वो लगभग लगभग π/180 रेडियन में, यही लगभग हो गया ना, तो ये तीनों बराबर हो जाएंगे। लेकिन इसमें नहीं लिख सकते, साइन 30 का मान π/180 इंटू 30 बराबर tan 30, ये गलत है। बहुत छोटा होगा तो इसको लगभग लहर बना, लहर मतलब लगभग ऐसे, एग्जैक्ट बराबर नहीं होंगे, लगभग लगभग होंगे। ये साइड में कहीं नोट कर लो इसको, कॉपी में कहीं साइड में इसको, ऐसा होता है प्रॉपर्टीज का। चलो इसको हो गया। अब ध्यान देना, देखो ये जो बताए हैं इसका यूज यहां पर देखो कैसे है, ध्यान सुनो। ये बताओ कि ये 100 है और ये सिर्फ 2 है, तो बताओ ये थीटा भी तो बहुत छोटा बनेगा, बोलो जी। ये जब 100 है और ये सिर्फ 2 ही ऊपर उठा रहे हो, ये थीटा क्या होगा, तब बताओ क्या होगा। तब तुम इसके जैसा सोल्यूशन नहीं करोगे, इसके जैसा मतलब कहने का कि ये 100 दे दिया, ये 2 दे दिया, तो पाइथागोरस से इसका मान निकालने लगे 100 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। देखो ये आ गया 10,000 और 10,000 में जब 4 घटाओगे तो क्या फर्क पड़ने वाला है, बोलो जी। अरे 10,000 में 4 घटाओगे तो बहुत ज्यादा फर्क थोड़ी ना पड़ेगा। शायद तुम्हें अब दिख रहा होगा कि हाँ सर क्या हुआ, अरे समुद्र में से टुल्लू भर का मतलब, हाँ, एक बाल्टी पानी निकालेंगे क्या फर्क पड़ता है, तो इसका मतलब 10,000 में से 4 निकालेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना। तो तुम देखो यहां से देख लो, ध्यान देना, इसको नोट किया नहीं, देखो यहां पर ऐसा करो, ये 100 दिया है, कितना होगा
ये वाला नहीं, ये 100 दिया है ना, रजिस्टर की लंबाई है। बताओ ये कितना होगा? रूट में 10,000 माइनस 4, 2 का स्क्वायर आ जाएगा 4। ये देखो ये आ जाएगा 9,996। बताओ टेन थीटा कितना होगा? टेन थीटा बताओ, लंब बटे आधार। बताओ साइन थीटा, बताओ साइन थीटा। वही बोल रहा है। अरे लंब बटे कर्ण होता है जी। जब इसका मान निकालोगे तो वो लगभग लगभग इस मान के बराबर आ जाएगा। इसलिए बोल रहे थे कि जब थीटा बहुत छोटा हो तो तीनों बराबर हो जाएंगे। बात समझे कि नहीं? तो चाहते हो थीटा लगभग बराबर मिलेंगे, थीटा बहुत होगा। ध्यान देना यहां पर, तब तुम डायरेक्ट यही आंसर लिख दोगे। क्या आंसर लिखोगे बताओ? म्यू बराबर टेन थीटा होता है। और बताओ यहां पर चूंकि ये 100 हो जाएगा, ये 100 सेंटीमीटर, तो लगभग लगभग ये भी 100 सेंटीमीटर ही होगा। और यहां पर लिख दोगे क्या हो जाएगा बताओ? 2/100। जबकि नियमतः ये 100 नहीं होगा। नियम से देखा जाए तो ये वाला निकालना हो तो देखो वो होगा जो अभी निकाले थे, आधार का दूरी। लेकिन चूंकि बहुत छोटा कोड है तो यहाँ पर 2/100 कर देंगे, 1/50 आ जाएगा ये। थीटा का यूनिट थोड़ी ना कोई होता है। मीटर 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 कैंसिल, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल हो गया ऊपर नीचे, तो थीटा यूनिट लेस होता है ना, वैसे भी मालूम हम लोग को है। 7 फंडामेंटल यूनिट होते हैं। मूल राशि क्या होता है? 7 ही ना होता है, उसमें थीटा आता ही नहीं है। कोड होता है, एक सॉलिड कोड होता है, ठोस कोड। ध्यान देना, जब ये दोनों कंपेरेबल होंगे तब ये सॉल्यूशन लगाएंगे। लेकिन जब लंबाई बहुत बड़ा हो जाए और उसका हाइट बहुत छोटा हो जाए तो डायरेक्ट इसका रेशियो निकाल लेना, वही आंसर हो जाएगा। तो इन दोनों में यही फर्क है। ये क्वेश्चन लिखवाए थे कॉपी में, जिसका सॉल्यूशन का तरीका ये था, लेकिन ये तुम्हें उसी के नीचे लिख लो। लेकिन ध्यान देना, यदि रजिस्टर की लंबाई 100 सेंटीमीटर हो और 2 सेंटीमीटर ऊपर उठाया जाए, इसका मतलब इस लंबाई की तुलना में ये लंबाई बहुत कम है। जब इस लंबाई की तुलना में ये लंबाई बहुत कम होगा तो उस केस में ध्यान देना टेन थीटा म्यू के बराबर, वो तुम डायरेक्ट लिख सकते हो 2/100 और ये हो जाएगा 1/50। यही होगा म्यू का मान। तो ज्यादातर देखो ये में ज्यादातर एक तरह से ये यही आता है। वैसे मतलब एक दो बार आया भी है तो इसी पर आया है क्वेश्चन। इसको बहुत ज्यादा बड़ा कर दिया, इसको बहुत छोटा कर दिया है। लेकिन कसम मत खा लेना कि ये इसी टाइप का आता है, नहीं, भी कर सकता है, ऐसा भी कर सकता है। इधर देखो, इधर बताओ ये क्या था? थीटा 1। ये क्या था? बोलो जी। ये थीटा था। बताओ ये क्या था? ये थीटा, अब नहीं बोलना है सब, थीटा 2 होगा। ध्यान देना, वस्तु यहां पर रखा गया है, यहां रखा गया है और यहां रखा गया है। देखो यहां पर भी म्यू है, यहां भी म्यू है। मतलब म्यू जो है तीनों जगह सेम है, घर्षण गुणांक तीनों जगह क्या है? एक ही है। लेकिन यहां पर tan थीटा म्यू के, यहां पर tan थीटा 1 कम म्यू से, यहां पर ज्यादा है म्यू से। तीनों का अलग अलग रिजल्ट आएगा। बताओ जब दोनों बराबर हो गए, कौन कौन? tan थीटा म्यू के बराबर हो गया तो यहां पर क्या बोलोगे? अरे बाप रे बाप, बोलो। थीटा और म्यू बराबर है तो क्या होगा? अरे आप रजिस्टर उसके ऊपर वस्तु रख करके बताए थे कि जब tan थीटा,
tan थीटा म्यू के बराबर आंसर नहीं आया था जी? आया। जब करेगा। अच्छा लगाओ कि अगर थीटा इस पर जो है फिसलना प्रारंभ करेगा, उससे छोटा ऐसे एंगल कर दिए तब, एंगल छोटा कर दिए तब फिसलेगा नहीं फिसलेगा? इसका मतलब ये हुआ कि जब म्यू का मान ज्यादा, ये थीटा कम हो जाए। अब वैसे भी कॉमन सेंस लगाओ कि जब इतने पे फिसल सकता है, जब ऐसे कर दिए तब, तो कहां से फिसल पाएगा वो? तब नहीं फिसल पाएगा। इसका मतलब tan थीटा वन से ज्यादा अगर बता, दो चीजें ज्यादातर पूछता है। ये देख करके बोल देगा कि वहां पर लगने वाला घर्षण बल ज्ञात करो। बताओ कैसे मालूम करोगे? दो चीजें हम पूछ भी, हम ज्यादातर क्वेश्चन में दो चीजें पूछे हैं। इसका द्रव्यमान सब में एम ले लो। दो क्वेश्चन पूछे हैं, एक वस्तु का त्वरण पूछे हैं, घर्षण बल पूछे हैं। बताओ जब वो नहीं चलेगा, नहीं फिसलेगा, तो वस्तु का त्वरण क्या होगा? तो स्वाभाविक सी बात है, वस्तु का त्वरण जीरो हो जाएगा जब नहीं जाएगा, तो नहीं चलेगा। तो जब वस्तु नहीं चलता है तो घर्षण बल किसको क्या बोलते हैं? बाहरी के बराबर दिशा में। बता, इसके ऊपर बाहरी बल, ध्यान देना, इसके ऊपर एक mg लगेगा। बार ये बता, इधर कितना आता है? बाहरी बल कौन होगा? जब नहीं चलेगा त्वरण, तो में विपरीत घर्षण बल लगेगा। घर्षण बल बाहरी के बराबर, बाहरी है mg sin थीटा, तो ध्यान देना लगेगा। यहां पर फिसलना प्रारंभ करेगा या फिसलने वाला होगा? दोनों वर्ड, ऑप्शन विकल्प नहीं दे रहे हैं। दोनों बात सही है, हम दोनों बातें बोल सकते हैं। जब tan थीटा बराबर म्यू हो जाएगा तो फिसलना प्रारंभ करेगा, ये भी बोल सकते हैं, ये भी बोल सकते हैं फिसलने वाला है। तो सर तब तो कंफ्यूजन हो गया है ना, क्योंकि एक बार बोलना है कि फिसलने वाला होगा, तो फिसलने वाले का मतलब होता है कि अभी फिसला नहीं है, अभी चल नहीं रहा है। और दूसरी तरफ अब ये बोलना है कि फिसलना प्रारंभ करेगा। जब फिसलना प्रारंभ करेगा मतलब चलना प्रारंभ कर दिया। तो एक तरफ आप बोलना है कि इस मान पर वो चलने लगा, और एक तरफ बोलना है कि फिसलना भी प्रारंभ करेगा लेकिन फिसल नहीं रहा है। बताओ कौन सा बात सही है? फिसलना प्रारंभ कर देगा वो बात सही है, या फिसलने वाला है लेकिन फिसला नहीं है वो बात सही है? तो बोलेंगे अभी इसके बोले वही ना, बोले तो दोनों बात सही है। नहीं समझ पा रहे? देखो ऐसे तुम समझो, ज्यादा क्लियर होगा। ये बताओ कि मान लो हम ये बोल दिए कि tan थीटा मतलब सीमांत घर्षण, ध्यान सुनना, सीमांत घर्षण दो है। सुन लो इसको ध्यान से, क्योंकि कंफ्यूज मत होना। सीमांत घर्षण मान लो 10 न्यूटन है। तो बताओ सीमांत घर्षण जब लगता है तो कौन सा बात सही होता है? वस्तु चलने वाला होता है या चलना प्रारंभ करता है? और दोनों वर्ड में मतलब अलग अलग है। वस्तु चलना प्रारंभ करेगा मतलब चलना शुरू कर दिया। वस्तु चलने वाला है मतलब चला नहीं है लेकिन चलने वाला है, चला नहीं है चलने वाला है। मतलब इसी मान पर हम दो दो स्टेटमेंट बोल रहे हैं, दो दो बातें बोल रहे हैं। मतलब कौन सा सही होगा? तो आंसर तो है कि दोनों सही होगा। एक ऐसा बाउंड्री है, दोनों बाकी इसलिए सही होगा क्योंकि हो सकता है वो 9.9999 रात की 9 ही लिखना, लेकिन बताओ जितना भी 9 लिखोगे वो 10 से तो लगभग लगभग, अब इतना 9 लिख दिए तो लगभग लगभग क्या है तो 10। लेकिन ये कहे कि नहीं एग्जैक्ट बताओ कि क्या 10 है कि उससे थोड़ा सा कम है, तो थोड़ा सा तो कम है ही, जानते हो, इतने पर वो चलेगा ही नहीं। लेकिन है किसके बराबर?
10 के बराबर है। और दूसरा देखो 10 का मान ये भी हो सकता है 10.000, रात भर जीरो लिखो और लास्ट में एक लिख देना। है ये भी लगभग लगभग 10 की, लेकिन बोले एग्जैक्ट बताओ कि क्या 10 से बड़ा है कि छोटा है। जैसे 10 से वो, लेकिन सही मामले में देखा जाए तो ये 10 ही है। इसलिए बोल सकते हैं कि 10 कोई एग्जैक्ट वैल्यू थोड़ी ना होता है। भाई कुछ भी लगाओगे बल तो क्या ये क्या मतलब समझ सकते हो, क्या तुम 10 बल लगा रहे हो तो क्या जरूरी 10 ही लगता होगा? अरे हो सकता है थोड़ा सा कम लगाते होगे, या हो सकता थोड़ा सा ज्यादा। कोई मशीन भी अगर तुम लगा दो, कितना तुम बल लगा रहे हो उसको मापने का मशीन भी लगा दोगे ना, तो वो भी तो एग्जैक्ट नहीं बताएगा, वो भी थोड़ा बहुत तो गड़बड़ बताएगा ही। उसी गड़बड़ में दोनों बातें निकल जाएगा, कौन कौन सा, फिसलना प्रारंभ करेगा या फिसलने वाला होगा। इसलिए दोनों बातें सही हैं। मतलब वस्तु सतह पर फिसलना प्रारंभ करेगा, या यह सकते यह कह सकते हैं क्या चलने वाला होगा। और फिर दूसरा, आप दो बातें तो लिख दिए, लेकिन प्रैक्टिकली जब आंखों से देखेंगे तब तो हमें दो अलग अलग घटनाएं दिखेगा। एक तो दिखेगा कि कोई चलता हुआ दिखेगा, एक आंखों से दिखेगा नहीं चल रहा है, तो फर्क तो पड़ जाएगा ना। भले आंसर में कुछ भी हो, लेकिन जो दिख रहा है वो तो अलग अलग रिजल्ट दिख रहा है, या तो चलने वाला रिजल्ट दिख रहा है या तो ना चलने वाला। तो अब उसको उसमें किसको मानेंगे? तो ध्यान देना, ये तुम्हें एग्जामिनर बोलेगा, ये तुम्हें एग्जामिनर बोलेगा कि वो चलना शुरू कर दिया है। जब ये बोलेगा कि चलना शुरू कर दिया है तब उसको लोगे, जब वो बोलेगा कि नहीं चलने वाला है टाइप का केस है तो वो वाला केस लोगे। हम यहाँ तक एक लैंग्वेज के रूप में क्वेश्चन करवाएंगे, एक क्वेश्चन तुम्हें करवाएंगे जिसमें यही लैंग्वेज तुम्हें मिलेगा। लेकिन फिलहाल बार नाम सुन रहे हो इसलिए इसको अच्छे से क्लियर कर लो, पहली बार अच्छे से सुन लो। जब क्वेश्चन हम लिखवाएंगे तो वहां पर इसी चीज को दोबारा बोलेंगे हम। क्लियर ना? बताओ तीसरा केस क्या है। थीटा तो ध्यान देना, वस्तु जब वस्तु सतह पर फिसलेगा तो तुमसे त्वरण कितना होगा और फ्रिक्शन फोर्स घर्षण बल कितना होगा, इसी को हम लोग को लेकर के आगे बढ़ना है। इसी को लेकर के हम लोग अभी आगे पढ़ेंगे। ऐसा करो कॉपी में पहले को लिख लो, लेकिन लास्ट में उसको लिखना, क्योंकि उसी को लेकर के हम लोग आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन की तरफ। तो पहले इन दोनों को लिख करके कॉपी में इसको जो है बंद कर लो, इन दोनों को पहले कॉपी में लिख करके बंद कर लो, और इसको भी जो है खोले रहना इस कॉन्सेप्ट को। इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे, पढ़ेंगे आगे इसको। चलो अब ध्यान देकर देखो, अब इन दोनों को लेकर के चलते हैं हम लोग, हैं आगे बढ़ते हैं, इसको मिटा। अब हमें त्वरण और घर्षण बल मालूम करना है सतह और वस्तु के। इसका सब देखो, के ऊपर एक नॉर्मल फोर्स लगेगा mg लगेगा साइन थीटा कॉस में, ये पहले ही मालूम कर चुके हैं हम लोग हैं। का केस होता है नीचे की तरफ है, पिछले क्वेश्चन से करके आए होते। ध्यान देना, जब ये फिसलना शुरू करेगा, यदि एफ के बराबर म्यू के इंटू एन, बताओ म्यू के इंटू एन हमेशा जिस दिशा में फिसलेगा उसके उल्टा लगेगा। अच्छा तो म्यू के इंटू एन बराबर कितना होगा, एन बराबर एम जी कॉस थीटा। तो एन बराबर थीटा कर दिए, यहां से बराबर करके लिख दो एम जी कॉस थीटा। तो इसके चलने के विपरीत लगेगा म्यू के एम जी कॉस थीटा। ध्यान दे, ये तो बाहरी बल है
जो इसको नीचे की तरफ ले जा रहा था, तो घर्षण बल पीछे की तरफ लग करके उसका विरोध करने लगा। तो अगर तुम्हें त्वरण मालूम करना होगा तो कैसे मालूम करोगे? तो चूंकि ये तो मालूम है कि त्वरण नीचे होगा और त्वरण का मान आएगा, ज्यादा बल तो ये होगा, कम बल ये होगा, क्योंकि त्वरण नीचे है। त्वरण के लिए ज्यादा बल माइनस कम बल बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन एम ए। देख लो यहां से m से m दोनों तरफ कैंसिल हो गया और त्वरण बराबर आ गया। देखो सुनो ध्यान से, g और g कॉमन ले लो, अंदर बचेगा साइन थीटा माइनस म्यू के कॉस थीटा। ध्यान देना यहाँ पर म्यू का कौन सा वाला पार्ट लगेगा, म्यू एस वाला पार्ट या म्यू के वाला पार्ट? इसको याद के रहना, म्यू के वाला पार्ट लगेगा फॉर्मूले में। और जानते हो इसको तुम याद भी कर लेना, इसको याद कर लेना। कब? जब कोई वस्तु किसी सतह पर फिसलेगा, उसके त्वरण का फॉर्मूला यही होता है। जब कोई वस्तु किसी सतह के ऊपर जिसका थीटा कोण दिया है, ये म्यू के दिया, अगर नीचे की तरफ फिसलेगा तो उसके त्वरण का फॉर्मूला यही होगा, जी ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस म्यू के कॉस थीटा। याद कर लेना इसको अच्छे से। क्या दिया बताओ? 30 मीटर ऊंचाई से 37 का कोण बनाते हुए यहां से तो छोड़ने का मतलब प्रारंभिक वेग 0, म्यू का वो भी गति का मान 0. बताओ ये चलेगा कि नहीं चलेगा, ये कैसे क्लियर करोगे? तो बोलेंगे सर tan थीटा निकाल लीजिए और म्यू का मान निकाल लीजिए। हम पहले ही बता चुके हैं कि साइन 37 का मान 0.6, कॉस 37 का मान, स्वाभाविक सी बात है कि इसको अगर डिवाइड करोगे तो tan 37 का मान आ जाएगा, अब आ जाएगा 0.75। बताओ कब चलना प्रारंभ ज्यादा होगा किससे? ऐसा करो, लिख लो पहले अलग अलग, लिखो tan 37 का मान बताओ। tan 37 का मान 0.75, लिखो 0.5। बताओ जो बड़ा होना चाहिए वो है कि नहीं? तो वस्तु चलेगा, जब चलेगा तो त्वरण आएगा। त्वरण का फॉर्मूला क्या लिखवाए थे? आंख बंद करके लिख डालो। त्वरण का फॉर्मूला जब चलेगा वस्तु तो क्या आता है, जी ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस, याद हो जाना चाहिए, म्यू के कॉस थीटा। मतलब जी का मान लगभग साइन 37 म्यू के एंड म्यू। देखो ये 37 डिग्री रखोगे दोनों जगह तो cos 37 0.8, ये आ गया 0.4, तो 10 0.2 10। बता कितनी दूरी तय करेगा कि 36 सतह पर पहुंचेगा? बताओ है, लंब दिया है, कर्ड पूछ रहा है, लंब और कर्ड में रिलेशन किसका है? साइन 37, हाँ एस बराबर 30 बटे साइन 37 का मान कितना आ जाएगा? 50 मीटर। इसको हल कर लेना, ये 50 मीटर आ जाएगा। अब ये इसको चलना है 50, प्रारंभिक वेग क्या है? 0।
त्वरण कितना है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो बताओ s बराबर दूरी बराबर ut प्लस हाफ, कितना चलना है 50 मीटर। प्रारंभिक वेग 0, हाफ त्वरण 2, समय निकालना है, 2 से 2 कैंसिल, टी स्क्वायर इक्वल टू 50 आ गया, तो टी इक्वल टू अंडर रूट 50 बोल रहा है, गधे 10 5 रूट 2 ने लिख सकते हो। ये आ जाएगा आंसर, ये है। कितना समय लगेगा, यही समय लगेगा। क्या था, इधर देखो, ये बताओ अगर के ऊपर का वेग है और इधर की तरफ 20 न्यूटन का बल, एक तरफ उसका वेग दिया है, दूसरी तरफ उसका बल दिया, उसके ऊपर बल दिया है। बताओ घर्षण बल किधर लगेगा, घर्षण बल का दिशा बताओ केवल, किसके विपरीत, त्वरण नहीं है, ये वेग है। गधी दास हो गया आज तुम। है घर्षण बल किसके उल्टा लगेगा, बल वाले के उल्टा लगेगा या वेग वाले के। ध्यान देना, अब घर्षण बल का हम पूरे शुरू से ही, मतलब जब से पढ़ा रहे हैं घर्षण का चैप्टर, हमेशा एक बात कॉमन मेरे मुंह से सुने होगे, हमेशा वो चलने का अपोज करता है, वो हमेशा जिधर चलना चाहता है वस्तु उसका वो विरोध करता है। कौन, घर्षण बल। घर्षण बल का काम ही होता है कि किसी चलते हुए वस्तु का विरोध करना, विरोध करना मतलब उसके उल्टा लग जाना। अगर ये अकेले होता, कौन, 20 न्यूटन का बल, तब तो सही था, ये अकेले है तो ये इस वस्तु को किधर ले जाना चाहेगा, तरफ, तो घर्षण, ये तो सही है। लेकिन इस क्वेश्चन में केवल बल ही नहीं दिया है, वेग भी दे दिया है। तो अगर वेग दे, तो बताओ दूसरा मतलब क्या होता है, भले इधर बल लगे, बल लगने से बस इतना जो वेग है वो घट, लेकिन वस्तु किधर चलेगा, वेग की दिशा में। अरे वेग मतलब चलना ही होता है, तो वेग किस दिशा में है, इस दिशा में, तो वो किस दिशा में चलेगा, इस दिशा। बल जब ये नहीं होता तब इसके हिसाब से आंसर होता, लेकिन ये खुद दे दिया, वेग खुद आ गया, तब तो कुछ सोचना ही नहीं है। तब कोई वस्तु जब इधर चले खुद करने के लिए सन फोर्स या उसके विपरीत लग जाएगा, तो यहाँ पर तो कुछ सोचना ही नहीं है, चलने का विरोध करेगा, तो फ्रिक्शन। समझे कि नहीं, तो फ्रिक्शन फोर्स वेग नहीं होगा तो बल के सहायता से दिशा बताएंगे, लेकिन अगर वेग आ गया तो बल को भूल जाना, वेग के हिसाब से घर्षण बल का दिशा बताएंगे।